नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मानचित्र। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 7th क्लास ज्योग्राफी के सारे चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं और सबको डिटेल से पढ़ाया था। इससे पहले हमने 6th क्लास ज्योग्राफी के 3 चैप्टर भी कंप्लीट करा दिए हैं और उनको भी हमने बिल्कुल पूरी डिटेल से बताया था। चौथा चैप्टर मानचित्र है, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है लेकिन इसको भी हम डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मानचित्र। उससे पहले हम सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर एक नक्शा दिख रहा है आपको या सिंबल दिख रहा है, इसे बोलते हैं दिशा निर्देशक। क्या बोलते हैं? दिशा निर्देशक। दिशा निर्देशक में इस तरीके की एक निर्देशक होता है, तो उसमें इस तरीके का एक सिंबल होता है, जैसे ये दिख रहा है ना। तो इस तरीके का जहाँ ऊपर कॉर्नर में इस तरीके का बना हुआ होता है, जो ये रेड कलर का बना हुआ है, ये हमेशा उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? उत्तर दिशा को। तुम्हें कभी भी कोई भी चपटी सतह पर कोई भी मैप में कहीं भी ये दिखे और जहाँ पर इस तरीके का जगह हो तो उसको हम उत्तर दिशा ही मानेंगे। और ये हर मैप में मिलेगा आपको। जितने भी मैप देखोगे, प्लेन मैप देख लो या कोई भी मैप देख लो या फिर बुक में देखोगे, तो हर मैप में ये निशान ज़रूर मिलेगा। और ये निशान से हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं, दिशा के बारे में जान सकते हैं। ये हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो हम सीधा टॉपिक पर आ जाते हैं, टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे देश है, राज्य है, जिला है या शहर या गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह चपटा करना असंभव है। देखो, इस तरीके से समझते हैं कि जैसे ये ग्लोब है, अगर ग्लोब में हमें किसी महाद्वीप के बारे में पढ़ना है या किसी बड़े देश के बारे में पढ़ना है या फिर कोई बड़ी जगह के बारे में पढ़ना है तो हम ग्लोब में आराम से उस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई छोटी जगह या छोटा देश या जिला, राज्य या जैसे दिल्ली के बारे में पढ़ना चाहते हैं या कोई और पर्टिकुलर आपका जो शहर है उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वो ग्लोब में वो जगह दिख नहीं पाती और हम उसको पढ़ नहीं पाते ढंग से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मानचित्र का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? मानचित्र का, क्योंकि मानचित्र के द्वारा ही हम उस जगह के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ नीचे वर्णित है। देखो, अगर कोई एक मानचित्र है उसके बारे में हमें पढ़ना होता है तो कोई पर्टिकुलर एरिया के बारे में बिल्कुल डिटेल से उसमें मिल जाता है। लेकिन जब बहुत से मानचित्र होते हैं, जब बहुत से मानचित्रों को इकट्ठा कर देते हैं, किताब की तरह बना देते हैं, तो उसे हम एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटलस। ठीक है, आगे समझ में? आगे देखो, भौतिक मानचित्र। तो मानचित्र काफ़ी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम 3 प्रकार के मानचित्रों के बारे में पढ़ने वाले। तो कौन कौन से? एक है भौतिक मानचित्र, एक है राजनीतिक और तीसरा है थीमेटिक। तीसरा कौन सा है? थीमेटिक। तो 3 मानचित्रों के तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? कोई भी मानचित्र में जब पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, मैदानों के बारे में, नदियों के बारे में, महासागरों के बारे में दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है तो हम उसे भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक। उच्चावच का मतलब है कोई भी चीज़ फिजिकली, जो मतलब जैसे पहाड़ है, नदी है, मैदान है, उनको हम देख सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र। ठीक है, उसके बाद दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं? अगर किसी राज्यों के बारे में, नगरों के बारे में, शहरों के बारे में, गाँवों के बारे में या विश्व के विभिन्न देशों या विभिन्न भागों के बारे में अगर या उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। सबसे पहले देखो, भौतिक मानचित्र जो कि पर्वतों, पठारों, मैदानों के बारे में। राजनीतिक मानचित्र जो कि राज्य, नगर, शहरों या विश्व के विभिन्न देशों या दुनिया के बहुत से देशों के बारे में या उनकी सीमाओं के बारे में दिखाने वाले को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अगला है हमारा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक एक तरीके से सिंबल होता है। तो क्या क्या होता है इसमें? अगर हमें किसी सड़क का मानचित्र देखना है या वर्षा का मानचित्र देखना है या वन या उद्योगों का वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र के बारे में देखना है तो उसे हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। ये होते किस तरीके के? देखो, इस तरीके से हमारा ये देश बना हुआ है, भारत बन गया। थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमें अगर सड़कों का मानचित्र देखना है तो इस तरीके से सड़कों का जाल बिछा हुआ है।
तो उस तरीके का जाल दिख जाएगा हमें। ठीक है, अगर हमें इसमें रेल का दिखना है तो रेल का इस तरीके से निशान होगा तो वो दिख जाएगा। अगर वन का देखना है तो इस तरीके से वन का बना हुआ होगा, जैसे ये दिख रहा है इस तरीके से। भाई कहाँ कहाँ वन है तो हम ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे वन है, यहाँ पर वन है। ठीक है, तो इस तरीके के मानचित्र को हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जा सकता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर ही हम उनका नामकरण कर सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ सड़क मानचित्र या कहते हैं यातायात परिवहन मानचित्र, तो उसमें हमें दिखाया जाता है कि ये तो हमारा रेल मार्ग है, ये हमारा सड़क मार्ग है, या फिर अगर किसी उद्योगों के बारे में दिखाना है तो इस तरीके के सिंबल बने रहेंगे कि ये कोयला के लिए है, या फिर ये हीरे के लिए। तो इस तरीके के नक्शे में बने हुए तो उसका नामकरण उसी हिसाब से किया जाता है। ठीक है, तीनों मानचित्र समझ में आ गए। राजनीति के बारे में देख लेते हैं। पहले राजनीतिक में है राज्यों या विभिन्न नगरों, शहरों या विश्व के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी मिलती है, उनकी सीमाओं के बारे में जानकारी मिलती है, उसे राजनीतिक कहते हैं। भौतिक मानचित्र के बारे में पर्वत, पठारों, मैदान, नदियों या फिर महासागरों के बारे में जानकारी मिलते हैं, उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। या फिर किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में देखते हैं हम, जैसे सड़क है, वन है, या फिर वर्षा है, उद्योग है, या फिर और भी कोई चीज़ है, उनके बारे में दर्शाने वाले मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो तीनों मानचित्रों के बारे में समझ में आ गया। अब देखते हैं मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है, जो ये भी समझ में आ गया। आगे देखो, मानचित्र के 3 घटक होते हैं। तो मानचित्र को हम जब देखते हैं तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उनको बिना पढ़े हमारी मानचित्र कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से 3 घटक होते हैं। देखो, सबसे पहले है दूरी। क्या है? दूरी। मानचित्र एक आरेखण है, ठीक है, जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। चलो इसको मैं समझा देता हूँ डिटेल में कि क्या होता है। कि हमने ये यहाँ पर देखो दूरी को यहाँ पर इस तरीके से ये भारत का नक्शा बनाया, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर है मुंबई, ठीक है, और यहाँ पर है दिल्ली। अगर ये दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी है 1000 किलोमीटर, मान लो, एग्जैक्ट नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 1000 किलोमीटर है। तो अब हम इसको पैमाने को किस तरीके से यूज करते हैं, और यहाँ से चेन्नई ये 2000 किलोमीटर है, मान रहे हैं इसको हम, ठीक है। तो अब हम मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम कि यहाँ से कितनी किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर दिल्ली से मुंबई। तो 1 सेंटीमीटर का 100 किलोमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 1000 किलोमीटर। तो हम इसको पैमाना यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1000 किलोमीटर है। समझ में आ गया। अब यहाँ से दिल्ली से अगर चेन्नई के लिए देखेंगे तो चेन्नई कितनी है, 2000 किलोमीटर। तो इसमें कितना लिख देंगे, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का 100 मतलब 100 किलोमीटर होता है। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 2000 किलोमीटर। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अगर यहाँ से हम देखते हैं दिल्ली से अगर कोलकाता कि ये 1500 किलोमीटर है, तो इसको नापने के लिए हम 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो उसी हिसाब से ये ही पैमाना यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, पैमाना कुछ भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन पैमाना पूरे मैप में एक ही यूज होगा, अलग अलग पैमाना यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये ही सावधानी बरती जाती है। अगर इसकी सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर हम बिल्कुल कागज़ पे मानचित्र नहीं खींच पाएंगे, ठीक है। आगे देखो, तो पैमाने 2 प्रकार के होते हैं, एक छोटा पैमाना और एक होता है बड़ा पैमाना। तो छोटा पैमाना होता है वो, जैसे छोटा पैमाना क्या होता है, जैसे ये देखो, ये छोटा पैमाना क्या होता है कि यहाँ से हमने यहाँ तक दिल्ली तक माना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, तो इसे कहेंगे हम छोटा पैमाना। बड़ा पैमाना क्या होता है, देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर, कोई भी एक चीज़ मान लो, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर मान लो। तो ये हो गया बड़ा पैमाना। तो बड़ा पैमाना हम यूज करते हैं कम दूरी के लिए,
और छोटा पैमाना यूज करते हैं हम बड़ी दूरी के लिए। तो इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे हमें दिल्ली में, ये दिल्ली में कोई जगह है, ये दिल्ली में यहाँ से लेके ये दिल्ली में चांदनी चौक है, और यहाँ से ये आप देखो साउथ दिल्ली है। तो यहाँ से साउथ दिल्ली की दूरी है 20 किलोमीटर। कितनी है? 20 किलोमीटर। और हमने पैमाना यूज किया बड़ा, तब 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 किलोमीटर माना। 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना माना? 10 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर है तो कितना लिखेंगे हम इसको? 2 सेंटीमीटर। तो जब मैप हम यूज करेंगे तो इस दूरी को हम लिखेंगे 2 किलोमीटर। तो ये बड़ा पैमाना हो गया। उसी हिसाब से साउथ दिल्ली से अगर हम जाएंगे नॉर्थ दिल्ली तो ये 30 किलोमीटर है, तो इसको हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम बड़ा पैमाना यूज कर रहे हैं। तो बड़ा पैमाना होता है छोटी दूरी के लिए, सॉरी, बड़ा पैमाना होता है बड़ी दूरी, बड़ा पैमाना छोटी दूरी के लिए होता है। और जब छोटा पैमाना यूज करते हैं, छोटा पैमाना देखो यहाँ से हमने ये यूज किया कि दिल्ली से मुंबई 1 सेंटीमीटर, कितना किया था? 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो ये छोटा पैमाना है और ये बड़ा पैमाना है। बड़ा पैमाना हम यूज करते हैं छोटी दूरी के लिए और छोटा पैमाना यूज करते हैं बड़ी दूरी के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ चित्र दिखा रखा है, आपको एक मैप दिखा रहा है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर ये दिखा रखा है कि ये करीम का घर है, ये शीला का घर है, ये विकास घर है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये सामुदायिक केंद्र है, और ये पेड़ है, ये खेल का मैदान है, ये विद्यालय। तो इसके द्वारा हम कुछ चीज़ों को जानेंगे कि यहाँ से अगर कोई करीम के घर से अगर यहाँ पर जाता है पोस्ट ऑफिस तो सीधा तो जा नहीं सकता, तो वो इस तरीके से जाएगा। पहले यहाँ शीला के घर से विकास घर से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से जाएगा। तो अगर हम दूरी को यूज करेंगे, पैमाने यूज करेंगे, तो इस तरीके से यूज करेंगे क्योंकि वो सीधा तो जा नहीं सकता। ठीक है, आगे देखो। अब देखते हैं हम दिशा। दिशा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। दिशा, जो मुख्य दिशा होती है वो 4 दिशा होती हैं। कितनी दिशा होती है मुख्य दिशा? 4 दिशा। जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये कितनी होती है? 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। इनको प्रधान दिशा बोलते हैं। ठीक है, बाकी की 4 और दिशा होती हैं वो विमुखी होती हैं, लेकिन वो कम मुख्य होती हैं। देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद देखते हैं। दिशा, अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था। इस तरीके का निशान बना हुआ होता है, हर मानचित्र में ऐसे तीर का निशान बना हुआ होता है। तो अगर ये निशान है तो ये हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। कौन सी दिशा को दर्शाता है? उत्तर दिशा को दर्शाता है। और ये हर मानचित्र में, कोई भी बुक में जाके देखोगे, अभी खोल के देख लो तो तुम्हें हर मानचित्र में ये मिलेगा। उसके ऊपर ऊ लिखा हुआ, ऊ का मतलब उत्तर। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जब एक दिशा के बारे में अगर पता चल गया तो भी बाकी की दिशा के बारे में पता लगा लेते हैं। जैसे इधर उत्तर है तो उत्तर के उल्टा क्या होगी? दक्षिण होगी। ठीक है, और इधर क्या होगी? दाहिनी तरफ पूरब होगी, इधर क्या होगी? पश्चिम होगी। तो हम एक दिशा से सारी दिशाओं के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, 4.2 में मुख्य दिशाओं, जो 4.2 चित्र दे रखा है, इसमें जैसे मुख्य दिशाएं दिखा रखी हैं 4, ये मुख्य दिशाएं हैं। उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण के बारे में वे प्रधान दिग्बंधु कहे जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बंधु। इन 4 दिशाओं को प्रधान दिग्बंधु कहते हैं, जो कि मुख्य दिशाएं हैं। इसके बीच में 4 दिशाएं हैं, जो ये प्रधान दिग्बंधु है। इनके अलावा बीच में भी 4 दिशाएं हैं, जैसे उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब हो जाएगा, और पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूरब हो जाएगा, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। 4.1 में निम्नलिखित दिशा को पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र या खेल के मैदान की दिशा। देखो बहुत सी दिशाओं के बारे में जो नक्शा दे रखा है उसके द्वारा हम पता करेंगे कि जो विकास का घर है उससे सामुदायिक केंद्र तथा खेल का मैदान कौन सी दिशा में है। तो ये देखो, ये विकास का घर है, इससे सामुदायिक केंद्र, एक मिनट, इससे सामुदायिक केंद्र देखो, और खेल का मैदान। तो विकास के घर से सामुदायिक केंद्र कौन सी दिशा में? बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर दिशा में है, दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से हम पॉइंट मानते हैं। तो उत्तर दिशा में हुआ। और खेल का मैदान कौन सा हुआ? ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया। तो खेल का मैदान कौन सी दिशा में हुआ? उत्तर पूरब। समझ में आ गया?
तो जहाँ से हम पूछ रहे हैं वहाँ से ही हम एग्जैक्ट निशान स्टार्ट करेंगे, और निशान स्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे सामुदायिक केंद्र है उत्तर दिशा में, और खेल का मैदान है ये उत्तर की और पूरब के बीच में है, तो इसको कहेंगे हम उत्तर पूरब। ठीक है, आगे देखो, पहला हो गया। दूसरा देखो, दुकानों से विद्यालय की दिशा, तो दुकान है, इससे विद्यालय की दिशा देखते हैं, क्योंकि दुकान है, अब विद्यालय की दिशा, ये विद्यालय है, तो एग्जैक्ट हम इस तरीके से पॉइंट बनाएंगे। तो विद्यालय की दिशा कौन सी है? पूरब। कौन सी है? पूरब, क्योंकि इधर पूरब है, इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है, इधर दक्षिण है। क्योंकि कोई भी मैप, जैसे एक किताब को समझ लो, तो किताब में इस तरीके से देखो उत्तर का निशान दे रखा है ये, तो उत्तर के नीचे दक्षिण होगी और इधर की साइड पूरब होगी, इधर पश्चिम होगी। ये पता चल गया? आगे देखो, हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक् सूचक के बारे में मैंने बता दिया। ये देखो, ये दिक् सूचक है, ये दिख रहा है, इससे हम किसी भी दिशा के बारे में पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। यह चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। इसमें एक सुई होती है जिसकी हमेशा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी दो दिशाएं होती है, एक तरफ उत्तर की तरफ रेड कलर की होती है और बाकी की दक्षिण की तरफ होती है। ठीक है, आगे देखो, अब दूसरा है हमारा प्रतीक। दूसरा क्या है? प्रतीक के बारे में जान लेते हैं। ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं हो सकता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों का इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा नहीं जानते तथा आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरे रंग का पर्वतों के लिए, पीले रंग का पठारों के लिए, हरे रंग का मैदानों के लिए दर्शाने के लिए किया जाता है। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम जान लेते हैं प्रतीकों के बारे में। देखो, जो प्रतीक होते हैं, जैसे हमने कोई मैप बनाया, ये हमारा मैप है, तो इस मैप में अब कहीं पर ये सड़क है, ठीक है, या फिर सड़क को छोड़ो, यहाँ पर ये वन है, ठीक है, और यहाँ पर भी वन है। लेकिन अब इस मैप में हम लिख नहीं सकते कि ये वन है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है। तो हम इस तरीके के सिंबल बना देंगे कि वन की जैसे, या फिर सड़कों के जैसे, या कोई भी चीज़ का हम सिंबल बना देंगे। उन सिंबल से क्या होगा, प्रतीक से क्या होगा कि सड़कों के बना देंगे, पुलों के, रेल वृक्षों के, पटरियों के या कुओं को, जो भी दिखाना है हम उनके सिंबल बना देंगे, जिससे क्या होगा कि हमें कम जगह में अधिक जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मैप में इतनी जगह नहीं हो पाती, जिससे हम सबके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, कुछ यहाँ पर सिंबल है, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। और एक चीज़ और है, ये सिंबल हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सिंबल हैं, जिससे क्या होता है कि कहीं भी हम कोई दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, या फिर अभी इंडिया में ही ले लो, इंडिया में भी अगर हम दिल्ली रहते हैं या फिर राजस्थान रहते हैं या फिर हरियाणा में रहते हैं, अगर हम बंगाल जाएंगे या फिर साउथ में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे। तो लैंग्वेज नहीं समझेंगे, हमें कोई दिशा में जाना है या कहीं रोड पे जाना है, तो हम उन सिंबलों के द्वारा हम अपने स्थान पर पहुँच सकते हैं, ठीक है, इसीलिए ये ज़रूरी है। तो अब कुछ सिंबलों के बारे में जान लेते हैं हम। क्या है, रेलवे लाइन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस तरीके की रेलवे लाइन बनी हो तो इसे बड़ी कहते हैं, बड़ी रेलवे लाइन कहते हैं। अगर इस तरीके की बने हो तो छोटी रेलवे लाइन कहते हैं। और इस तरीके अगर कहीं पर बना हुआ हो तो इसे हम क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन कहते हैं। अगर मैप में इस तरीके का दिखा हुआ है, RS लिखा हुआ है, तो हम उसे रेलवे स्टेशन
कहेंगे। अगर इस तरीके की पटरी बनी हुई है तो वो बड़ी लाइन की पटरी होगी, और इस तरीके की बनी हुई है तो छोटी लाइन की पटरी होगी। अब देखो सड़कें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है पक्की सड़क, एक होती है कच्ची सड़क। अगर इस तरीके की सड़क बनी हुई है तो पक्की सड़क समझो, और इस तरीके की बनी हुई है तो उसे कच्ची सड़क समझो। उसके बाद देखो सीमा, अगर मैप में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस तरीके की होती है, राज्य की सीमा इस तरीके से होती है, और ज़िले की सीमा इस तरीके से। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरीके दिख रहा है तो इस तरीके से नहीं बनेगी, ये इस तरीके से बनी होती है। देखो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में देखेंगे मोटे अक्षरों में तो इस तरीके की सीमा बनी हुई होती है। चीन के साथ में जितने भी देश हैं इंटरनेशनल, उसकी सीमा इस तरीके से बनी हुई होती है। अगर राज्यों की सीमा देखोगे ऐसी होगी, और अगर एक ज़िले से दूसरे ज़िलों की सीमा देखोगे तो इस तरीके की बनी होगी। अब देखो कुछ है, नदी है, नदी की देखेंगे तो इस तरीके की दिखेगी, कुआं ऐसा दिखेगा पॉइंट टाइप में, और तालाब इस तरीके से दिखेगा नीला कलर में, और नहर होगी तो ऐसे होगी, और पुल होगा तो इस तरीके से होगे। अब देखो मंदिर होगा तो इस तरीके से होगा, गिरजाघर यानी चर्च ऐसा होगा, मस्जिद ऐसी होगी, और छतरी ऐसी होगी। अब देखो पोस्ट ऑफिस, कहीं पर पीओ लिखा हुआ तो पोस्ट ऑफिस है, और पोस्ट ऑफिस पे पोस्ट व टेलीग्राम ऑफिस के बारे में पीटीओ लिखा हुआ होता है, पुलिस स्टेशन के बारे में पीएस लिखा हुआ होता है। अगर कब्रिस्तान है, पहले बस्ती है कहीं तो बस्ती इस तरीके रेड कलर में बनी हुई होती है, कब्रिस्तान है तो इस तरीके का बना हुआ होता है। अगर पेड़ हैं, घना जंगल है तो इस तरीके का, अगर घास के मैदान है तो इस तरीके। तो ये सिंबल है, इनमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है, तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अब आगे देखो, और ये जो भी चिन्ह है इनको हम पूरे इंटरनेशनल चिन्ह हैं ये, जिनसे क्या होता है कि हम कहीं भी जाकर किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो इन सिंबलों के माध्यम से हम अपने जहाँ जाना है वहाँ पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। आगे देखो फटाफट, यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी है, इसमें आपको कुछ प्रतीक हैं तो यहाँ में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये जो रोड है इसको पक्की रोड कहते हैं, मैंने बताया था, ये कच्ची रोड है, ठीक है। ये रेलवे लाइन है बड़ी वाली, ये है छोटी लाइन, ये बस्ती है, ये जंगल पेड़ हैं, ये तालाब है, ये नदी है, ठीक है। ये कब्रिस्तान है, ये विद्यालय है, ये पुलिस स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन है, ये पुलिस पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम ऑफिस है, ठीक है। ये नदी है, ये मंदिरवाड़ा है, समझ में आ गया। यहाँ पर ये चर्च है। तो ये जो निशान हैं ये इनको एक बार याद कर लेना है, और उसके बाद में हम आसानी से कोई चीज़ बताइए। अब दिशा के बारे में देखते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट बना हुआ है, लिखा हुआ है, इस तरीके का सिंबल हर मैप में इस तरीके का होगा, तो आप आसानी से पता कर सकते हो इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ठीक है। आगे देखो, अब कुछ रंग भी होते हैं, तो उन रंगों से भी हम बता सकते हैं कि क्या क्या रंग होते हैं। देखो सामान्यतः जो नीला रंग का इस्तेमाल होता है जलाशय के लिए, अगर नीला रंग है तो समझो जलाशय जहाँ पर पानी की जगह है उनमें नीला रंग का इस्तेमाल होता है। अगर भूरा रंग का इस्तेमाल हो रहा है तो वो रंग है पर्वतों के लिए, और अगर पीला रंग होता है तो वो पठारों के लिए, ठीक है। और हरा रंग है तो हरा रंग दिखाता है जो हरियाली के लिए या फिर मैदानों के लिए, जहाँ पर हरियाली है या मैदान है उन्हें हम हरा रंग होते हैं। तो ये चार रंगों को हमें याद रखना है, ठीक है। दोबारा देख लो, नीला रंग है जलाशयों के लिए, भूरा रंग है पर्वतों के लिए, पीला रंग है पठारों के लिए, हरा रंग है मैदान या फिर जहाँ पर हरियाली है उनके लिए। आगे देखो रेखा चित्र, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त के लिए और स्थानीय प्रक्षेपण द्वारा आधारित स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित है। कभी कभी किस क्षेत्र में कच्चे आरेखन की आवश्यकता थी, वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान की सापेक्ष दिखाने की होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र का घर जाना चाहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ बिना पढ़े ही। देखो क्या होता है कि रेखा चित्र बोलते हैं कोई भी चित्र है कि ये सिंपल कच्चे कागज़ पे क्या होता है, कच्चे कागज़ पे खींचा जाता है। जैसे मैं हूँ यहाँ पर, मैं किसी को रास्ता बता रहा हूँ कि तुझे मेरे घर आना है, तो कहोगे सबसे पहले यहाँ पर ये जो रोड जा रही है सीधी, यहाँ पे बस स्टैंड आएगा, बस स्टैंड से यहाँ पर ये सीधा रोड जा रहा है, उसके बाद में पहली गाड़ी छोड़ना, दूसरी छोड़ना, और तीसरी गाड़ी से आप यहाँ से घूम के दूसरा घर है जो हमारा है, दूसरा घर है जो हमारा है। तो क्या कहोगे, यहाँ से जो हनुमान चौराहा आएगा, बस स्टैंड आएगा, उससे आप रोड पे जाओगे राइट साइड, उसके बाद में पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी छोड़ देनी है, तीसरी गाड़ी पे घुसना है, और राइट साइड पे दूसरा मकान हमारा है। तो इस तरीके के जो कच्चा नक्शा बनाया जाता है या फिर कोई चीज़ हम बना के बता देते हैं, उसे हम कहते हैं रेखा चित्र। समझ में आ गया। आगे देखो, अब देखो खाका। खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। कि कोई भी छोटा क्षेत्र है, जैसे कोई मकान है, तो इसकी जैसे ये भाई 10 फीट का है, ये 4 फीट का है, ये पूरा गांव का लगा लो, तो इसके बारे में हमने जो डिटेल से खाका खींच दिया, तो समझ में आ गया। इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है।
एक पैमाने पर वाले मानचित्र से हम बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कभी कभी जानना चाहता है। जैसे किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई या चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले मानचित्र या बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। समझ में आ गया? जैसे कोई कमरे का एरिया निकालना है तो भी हम उसे खाका कहेंगे। तो ये हमारा चैप्टर था 4, इसके बारे में हमने बता दिया है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये कंप्लीट करवाना था। और इसमें से भी ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो बनेंगे ही। और अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखते हैं तो एक क्वेश्चन तो हमें बिल्कुल समझ लो बन ही सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद।